दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पूरे खबरहाट परिवार की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिवार को भगवान इस बुरे वक्त पर शक्ति दे, इसकी प्रार्थना करता हूं। सरकार को राहुल गांधी का लगातार प्रेशर था। राहुल गांधी के हाथ से मुद्दा छीनना था। राहुल गांधी से मुद्दा छीनने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया कि जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट मिल गया कांग्रेस को, राहुल गांधी को। अब सिर्फ वो जातिगत जनगणना का, जब आजकल जनगणना का काम चल रहा है तो फिर से खबरें आने लगी कि भाई जो जनगणना करने आ रहे हैं लोग, या जनगणना का जो काम चल रहा है उसमें दो ही कॉलम है, जनरल, एससी, एसटी और अन्य। जातीय जनगणना कैसे हुई? ओबीसीज का, या उसमें डिटेल और तो है ही नहीं। ये सवाल पिछले कई दिनों से उठ रहे हैं। तो सरकार को लगा कि नहीं, ये फिर राहुल गांधी भी मुद्दे का हवा ले जाएंगे, मुद्दा उठा ले जाएंगे। फिर सरकार को ने क्लैरिफिकेशन दी कि अगला जो इसका दौर होगा, दूसरा दौर होगा जो जनगणना का, उसमें सारी डिटेल ली जाएगी कि आप ओबीसी में आते हैं तो किस जाति में आते हैं, और वो सारा जातिगत जनगणना का दूसरे दौर में पूरा डाटा लिया जाएगा। और इसी बीच संदेश देने के लिए, क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा वोट है, वो ओबीसी का वोट है, और ओबीसी में भी सबसे बड़ा जो तबका है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो है युवा। इस देश की युवा आबादी मोदी जी के साथ दे रही है पिछले 3 चुनाव से, इसलिए वो सरकार में है। ये युवा वर्ग लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में छटपटाहट में दिखा। बेरोजगारी की वजह से छटपटाहट में दिखा, पेपर लीक की वजह से छटपटाहट में दिखा, और बहुत सी चीज़ों की वजह से छटपटाहट में दिखा। उस छटपटाहट को भांपते हुए मोदी सरकार ने ये यूजीसी के नए नियम, उन्हें एक लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए, ओबीसी छात्रों को लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए, ओबीसी युवाओं को लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए ये नियम बनाए, ताकि उन्हें एक विश्वास दिला सके कि नहीं, आपके हितों की पूरा ध्यान अगर कोई रख सकता है तो वो बीजेपी है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी आप ही के तबके से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। यही गलती कर दी बीजेपी ने। अब बीजेपी ने इस चक्कर में ये भूल गई कि कोर जो वोट है अपना, स्वर्ण वोट, वो इसे किस नज़रिए से लेगा। अब स्वर्णों ने इस यूजीसी के नए नियमों को उस तरह से लिया जैसा 90 के दशक में मंडल आयोग के कमीशन को लिया था। स्वर्णों को लगता है कि ये सीधा सीधा उनके खिलाफ एक हथियार दिया जा रहा है, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, कि आप जो स्वर्ण वर्ग के छात्र हैं या युवा हैं, उन्हें आप इस कानून के तहत बेजा इस्तेमाल करके फंसा भी सकते हैं, या एक हथियार दे दिया एक तरह से इनका। ये डर सबसे ज़्यादा है इस वक्त स्वर्णों में, जो सड़कों पर उतरे हुए। अब जो स्वर्ण जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ सड़क पे उतरे हैं, वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, वो प्रदर्शन से आगे निकल गया है। 12 साल में आपने कब देखा, किसकी हिम्मत हुई कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाए? स्वर्णों का ये प्रदर्शन देख रहा है। कहाँ आपने देखा कि सनातन भगवाधारी कोई आदमी मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा है? आजकल आप देखिए सड़कों पर खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है मोदी शाह को, और बीजेपी को गालियां दी जा रही है। दूसरी तरफ अब ओबीसी के लोग भी सड़क पर उतर आए हैं, दलित समुदाय के लोग भी सड़क पर उतर आए हैं, वो इसके समर्थन में उतर आए हैं। मतलब एक तरफ स्वर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ दलित और ओबीसी प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों आमने सामने बीजेपी ने खड़े कर दिए हैं। एक तरफ शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के मामले में सनातन वर्सेस सनातन कर दिया, वो हिंदू को 2 भागों में बांट दिया। यहाँ अब जात के नाम पर 2 भागों में बांट दिया, और इस दोहराए पर खड़ा करने वाला राहुल गांधी, क्योंकि मुद्दा तो उसने उठाया था, शुरुआत उसकी की हुई थी। अब ये दो रहा आगे कुआं आगे पीछे खाई में कैसे बदल गया है। अब ऐसे बदल गया है कि मोदी जी या मोदी सरकार अगर इन नियमों को लागू रखती है
तो स्वर्ण समाज हाथ से गया। स्वर्ण समाज बीजेपी के विरुद्ध पूरे देश में ये आग फैल गई है। और अगर इन नियमों को वापस लेती है तो फिर दलित ओबीसी समाज वो भी सड़क पे उतर गया है। वो सरकार पे प्रेशर बना रहा है कि अगर इन नियमों को वापस लिया गया तो वो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। अब सरकार दुविधा में है, बीजेपी दुविधा में है कि किसको साथ ले। ना वो स्वर्ण समाज को छोड़ सकती क्योंकि वो कैडर वोट है बीजेपी का, लेकिन अगर सत्ता में बने रहना है, जेल नहीं जाना है सत्ता से बाहर होके, तो ओबीसी दलित वोट चाहिए, ओबीसी खास करके चाहिए। मोदी जी ने अपने आप को खूब ओबीसी ओबीसी कह के बेचा है, तो वो चाहिए। अब हालम यह हो गया है कि दो रेल की पटरियां बन गई जो मिल नहीं सकती। अब इस कानून में ऐसा कोई नियम, इन नियमों में कुछ ऐसा संशोधन भी नहीं कर सकते कि जिससे दोनों खुश हो सके, क्योंकि अब दोनों वर्गों ने आर पार की लड़ाई इसको बना दिया है। तरीके से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया मोदी सरकार ने। अब यूजीसी के माध्यम से भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से अब ये जाने वाले हैं, क्योंकि अब अपने आखिरी चरण पे आ गए। अब कुछ नहीं बचा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। अपने गुजरात के बड़े व्यापारियों को, सारा धंधा कौन कर रहा है? गुजरात के बड़े व्यापारी। सब जेपी गौड़ का पूरा प्रॉपर्टी कौन खरीदा? पूरी तरीके से गौतम अडानी ने लिया। पूरे सहारा का किसने खरीदा? गौतम अडानी ने लिया। पूरे सीएमएस स्कूल किसने लिया? गौतम अडानी ने लिया। ये सारा चीज क्योंकि सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता से जाएंगे तो सब जेल जाएंगे। इस नाते किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें तो हिंदू मुसलमान लड़ाओ, फिर हिंदू में भी अगड़ा पिछड़ा करके बांटो, राज करो और हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आपस में लड़ाओ, भाई भाई को लड़ाओ। कांग्रेस ये नहीं होने देगी। कांग्रेस के लिए सब एकजुट हैं, पूरा देश हमारा एक साथ है और सब लोग एक साथ मिलकर भारत माता की जय बोलते हैं। दोस्तों, मोदी शासन के 12 साल में कुछ लोग कहेंगे कि सबसे बुरा वक्त वो था जब किसान आंदोलन पे बैठे थे और मोदी सरकार को पहली बार अपना कोई बिल वापस लेना पड़ा था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो दौर लंबा था, लेकिन मुश्किल दौर इस वक्त का है मोदी जी के लिए, क्योंकि इस वक्त जिस दौर से मोदी सरकार गुजर रही है, उस दौर में अपना कोर वोटर खोती नजर आ रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच के विवाद को लेकर सनातन वर्सेस सनातन की लड़ाई हो रही है, तो दूसरी तरफ यूजीसी नियमों के मामले में बीजेपी का कोर वोट यानी स्वर्ण वोट हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। और बीजेपी इस वक्त मोदी सरकार यूं कहें दो राहे पर खड़ी नजर आ रही है, और इस दो राहे पर आगे कुआं है, पीछे खाई है। लेकिन इस दो राहे पर पहुंचाया किसने, पहले ये जानना भी जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है। फिर इस दो राहे की बात करेंगे कि दो राह क्यों है। इस दो राह पर पहुंचाने का क्रेडिट मुझे लगता है एक ही शख्स को जाना चाहिए था, और वो शख्स है ये। हिंदुस्तान के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी इस देश में भागीदारी नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। आप मुझे नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई कमी नहीं है आप में। आपको रास्ता नहीं दिया जाता, आपको रोका जाता है, और मोदी जी आके बहाने बनाते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, जाति जनगणना करते हैं, पता लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। राहुल गांधी के लगातार कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, इस लगातार प्रेशर ने काम किया। अब सोचिए, राहुल गांधी पिछले कितने दिनों से जातिगत जनगणना की अब बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि राहुल गांधी की बात में सरकार फंस गई। राहुल गांधी ने दबाव बनाया तो सरकार को जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ा, और जातिगत जनगणना का ऐलान किया तो राहुल गांधी ने छाती ठोक के कहा कि मैंने कहा था ना कि इसी सरकार में जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे, और वो अब हो रही है। अब सोचिए, राहुल गांधी ने ये चाल बहुत सोच समझ के
की थी, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि इस बीजेपी की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो दो चीज़ें हैं। एक है धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति को कांग्रेस धर्म की राजनीति से नहीं हरा सकती, इसलिए राहुल गांधी ने रास्ता निकाला कि धर्म की राजनीति को जाति की राजनीति से हराया जा सकता है। दूसरा बड़ी ताकत जो बीजेपी की है वो है उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति। बीजेपी के पास इस वक्त जितना पैसा है उतना शायद ही दुनिया में किसी और पार्टी के पास हो, और भारत में तो ऑपोजिशन की टोटल पार्टी, ऑपोजिशन क्या मैं कहता हूँ, गैर बीजेपी सारी पार्टियों को मिला लो तो भी उतना पैसा नहीं होता जितना अकेली बीजेपी का होता है। और इस मजबूत आर्थिक स्थिति की वजह से बीजेपी चुनाव को अक्सर अपने हिसाब से मोड़ लेती है। अजय राय ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले हिंदू मुसलमान करते करते राजनीति में हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। हिंदू मुस्लिम की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। जो उसका बचा खुचा निचोड़ है, जो आखिरी उस मुद्दे में जो थोड़ा बहुत रस बचा है, वो अभी हिमंता बिस्वा शर्मा निकालने की कोशिश कर रहे हैं असम में, जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रहे हैं एक संवैधानिक पद पर होते हुए। और मज़े की बात है कि हमारी अदालतें आंखों में पट्टी बांध के बैठी, कोई नहीं देख रहा कि एक मुख्यमंत्री होकर ऐसे बयान कैसे दे सकता है। लेकिन खैर, आज मैं किसी को सुन रहा था यूट्यूब पे, बहुत अच्छे वो हैं, वक्ता हैं, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट हैं वो। उन्होंने कहा कि गन्ना देखते, अब गन्ने का जूस जब हम निकालते हैं तो गन्ने के जूस को एक बार गन्ना अंदर डाला जाता है मशीन में, फिर जूस निकाला जाता है, फिर उसको दोबारा डाला जाता है और जूस निकाला जाता है, फिर उसको तीसरी बार डालता है गन्ने में जूस निकालने वाला, फिर उसको निकालता है, और तीसरी बार गन्ने की जो है वो चीथड़े टूटे हो चुके होते हैं, उसमें जो जितना निकलना होता है निकल चुका होता है। लेकिन फिर भी गन्ने वाला जूस निकालने वाला चौथी बार उन्हीं गन्नों को मोड़ मार के फिर एक बार उसको मशीन में डालने की कोशिश करता, जूस निकालने की कोशिश करता है। यही चीज़ ये धर्म की राजनीति में बीजेपी के साथ हो गई। 3 बार ये जूस निकाल चुकी है, अब चौथी बार ये बचा खुचा जूस हिमंता बिस्वा शर्मा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात बीजेपी जानती है कि आगे उत्तर प्रदेश चुनाव है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, फिर लोकसभा चुनाव है, बहुत बड़े बड़े चुनाव हैं। अब ये हिंदू मुसलमान वाला जूस तो नहीं निकलने वाला, तो इसलिए अब हिंदू मुसलमान की बजाय अब जाति वाली राजनीति पर बीजेपी आ गई है। लेकिन आते ही सार फंस गई है, टाइमिंग गलत हो गई। शंकराचार्य वाला मामला शायद बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि ये विवाद खड़ा हो जाएगा, ये उम्मीद से परे हुआ है। और इस शंकराचार्य वाले विवाद ने संत समाज को दो फाड़ कर दिया है। संत समाज, वो समाज जो 1991 के बाद से लगातार बीजेपी का साथ दे रहा है। अगर 2014 में बीजेपी सत्ता में आई है ना, जितना हाथ अन्ना हजारे का था उतना ही हाथ इन संतों का भी था। ये जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े संत हैं, संत समाज है, इनका भी उतना ही हाथ था, क्योंकि इन्हें उम्मीदें बहुत दिखाई गई थी। इन्हें हिंदू राष्ट्र की उम्मीद दिखाई गई, गौ हत्या पर बैन की उम्मीद दिखाई गई, राम मंदिर और ये सारी चीज़ें दिखाई गई। इस उम्मीद पर सब ऋषियों ने, सब महात्माओं ने खूब बीजेपी के लिए वोट मांगा, बीजेपी का साथ दिया, सब बीजेपी के साथ खड़े हुए। लेकिन एक शंकराचार्य के विवाद ने 12 साल से जो दबाव था ना संत समाज के अंदर भी, बहुत सारे सवाल दबे हुए थे कि कब होगा कब होगा, ये शंकराचार्य विवाद ने वो सारे सवाल खड़े कर दिए। अब उन सवालों का जवाब देना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि अपने सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जो खुद भगवाधारी हैं और एक मठ के करता धरता है, उन्हें एकदम से इस मामले को लेकर साइडलाइन कर दे, वो भी बीजेपी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ भी वही हो गया है जो ये यूजीसी नियमों को लेकर हो गया है कि 2 धड़े बढ़ गए हैं और दोनों ही बीजेपी को चाहिए, स्वर्ण भी चाहिए, ओबीसी भी चाहिए। वहाँ भी 2 धड़े बढ़ गए हैं, एक शंकराचार्य के साथ है, एक योगी आदित्यनाथ के साथ है। किसी भी एक तरफ लेते हैं तो नाराज़ दूसरा हो जाता है।
अब ये दो धारी तलवार पर बीजेपी इस वक्त चल रही है। मैंने कहा ना, इधर गई तो कुआं, इधर गई तो खाई। ऐसे में चुपचाप तमाशा कौन देख रहा है? चुपचाप तमाशा देख रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने बड़े स्ट्रैटेजिकली ये तय किया है कि ये जो यूजीसी वाला मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, चुप रहेंगे और फिलहाल सिचुएशन को देखेंगे कि सिचुएशन किस तरफ क्या रुख बदलती है, उसके हिसाब से पार्टी अपना स्टैंड लेगी। हालांकि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के एक नेता का बयान आज बहुत चल रहा है, खत्री, रौनक खत्री का। उन्होंने अपना एक इंसिडेंस बताया है कि जब उन्हें किसी ने धमकी दी थी SC/ST एक्ट के बेजा इस्तेमाल की, वो अलग मामला। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसमें चुप्पी साधे हुए एक स्टैंड लिया हुआ है कि अभी हम ना इधर ना उधर। उसी तरह से समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियों ने भी अपना एक स्टैंड ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर दोराहे पर खड़ी है तो बीजेपी फंसेगी, बीजेपी तैर के पार निकल जाएगी। ऐसी हालत अभी मुझे दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? उसका एक और उदाहरण है। वो उदाहरण ये है कि राहुल गांधी जब अब ये जातिगत जनगणना की बात करते थे तो एक सवाल वो अक्सर उठाते थे कि मीडिया हाउस में कितने एंकर, कितने संपादक जो है वो दलित, पिछड़े और ओबीसी के हैं? कोई नहीं है, वो ये कहते थे ना। और उनकी बात सही निकली। जैसे ही ये यूजीसी नियमों वाला मामला सामने आया, सबसे पहले भड़ास इन एंकरों की, इन संपादकों की निकल रही है। बहुत से एंकर, बहुत से संपादक चैनलों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, सरकार को खरी खोटी सुना रहे। चैनल ही नहीं, इनफैक्ट जो अंधभक्त बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, यूट्यूब पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनके, वो सब भी सरकार को लताड़ रहे हैं। कुछ तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लात मारकर भगाने के तक की बात कह रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक आ गया। और भक्त जो मोदी सरकार के भक्त थे, मैं आपको दो दिखाता हूँ। एक देखिए, कुमार विश्वास कितनी चाटते थे। कुमार विश्वास क्या लिख रहे हैं इसको लेके? चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा, #UGC रोल बैक। ये कुमार विश्वास हैं। इसी तरह से एक आपको मालूम है, मनोज मुंतशिर शुक्ला जी अपने आप को कहते गीतकार हैं, मोदी भक्ति में लय लीन। सुनिए क्या कह रहे हैं आप। अगर किसी बाग में एक पौधा छोटा रह गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोटेक्शन और इक्वलिटी के नाम पर बाकी पौधों को ऊपर से काट दिया जाए। अतीत का पन्ना बंद हो चुका है। 21वीं सदी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जातियों की विदाई का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सब का बराबर अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए, हमारी एकता को कमजोर होने से बचा लीजिए। अगर इस देश में जातियां जीत गईं तो भारत हार जाएगा। और इस तरह से एक पूरी जमात है जो ये मामले को लेकर, जो जितने स्वर्ण थे, जो बीजेपी के भक्त थे, उनके दिल की भड़ास निकल रही है, टीस निकल के बाहर आई। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि मोदी जी उनके साथ ऐसा कर देंगे। राहुल गांधी की यही बात पे सच्चाई फिर साबित हो गई। यहाँ वो यही तो कहते थे कि कितने राइटर, कितने संपादक, कितने एंकर दलित ओबीसी समुदाय से, कोई नहीं है, सब स्वर्ण समाज से हैं। इनफैक्ट मैं खुद स्वर्ण समाज से हूँ, आप मेरे नाम से आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें अभी भी पत्रकारिता वही आती है जो 2014 से पहले करते थे, जो हमें सिखाई गई थी कि हमारे लिए दलित, ओबीसी, SC, ST, स्वर्ण, बनिया, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब बराबर हैं। हमारे लिए सब इस देश के निवासी हैं, बाकी सब बाद में है। बीजेपी के जो कोर वोटर है, उनकी सच्चाई यही खुलती है कि उनके लिए दरअसल देश सबसे लास्ट में है। पहले उनके लिए होता है अपना परिवार, दूसरे नंबर पर अपना समाज यानी अपनी जाति, तीसरे नंबर पर अपना धर्म, चौथे नंबर पे कहीं जाके देश उनकी कैटेगरी में आता है। ये फ़र्क है देशभक्त और अंधभक्त में।